नमस्कार, मनी गुरु के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागराज। म्यूचुअल फंड में निवेश दो तरह के होते हैं, एसआईपी या फिर लमसम। लेकिन क्या किसी भी तरीके से निवेश करके आपको फायदा हो जाएगा? कहीं गलत तरह के निवेश करने के कारण से आपको घाटा तो नहीं हो रहा? किन लोगों को एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए और एक मुश्त निवेश का तरीका किन के लिए बेहतर होता है? तो आज मनी गुरु के इस खास एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएल फाइनेंस के ब्रिजेश परनामी जी। ब्रिजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नया निवेशक है तो उसके लिए क्या बेहतर है, एसआईपी के जरिए निवेश या एक मुश्त? जी नमस्कार जी, जैसा कि आपने कहा एक कोई नया इन्वेस्टर है उसके लिए क्या बेहतर रास्ता है, तो या तो अगर उसकी इन्वेस्टमेंट वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से करना चाह रहा है तो एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लाइक एसआईपी एक बहुत ही बेहतर तरीका है, क्योंकि एसआईपी के जरिए बाजार के जो जितने भी उतार चढ़ाव हैं वो सब उसमें नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो एसआईपी में ऐसा मानता हूं कि नए इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतर तरीका है इन्वेस्टमेंट का। अच्छा ब्रिजेश जी, आजकल अक्सर हमने देखा है कि मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो म्यूचुअल फंड में दिलचस्पी ले रहा है, निवेश करने के लिए आगे आ रहा है और उसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी पेशा होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे, कैसे जो है वो बेहतर इन्वेस्टमेंट के जरिए जो है एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं? जी, सैलरीड कस्टमर जो है उसमें एक बेनिफिट तो सबसे बड़ा उनको ये होता है कि उनकी एक सैलरी एक सुनिश्चित तिथि पे या डेट पे आती है, तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रेगुलर है और उनका एक सेविंग्स जो है होपफुली वो भी एक रेगुलर है। तो इसीलिए हम उनको रिकमेंड ये करते हैं, क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर है, सेविंग रेगुलर है, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट को भी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप रेगुलराइज कीजिए। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम सैलरीड कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उससे एक सेविंग की एक आदत उनकी पड़ जाती है और रेगुलर इनफ्लो ऑफ फंड्स है, तो साथ के साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, तो फंड का जो वैल्यू क्रिएशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और आपने बात की कि जो सैलरी के हर महीने जो सैलरी आती है उससे निवेश की एक अच्छी आदत पड़ जाती है, लेकिन सैलरी क्लास के पास एक अच्छी चीज़ और भी होती है कि उन्हें बोनस भी अक्सर जो है वो मिलता रहता है। तो अगर किसी को बोनस मिला है और वो उसे निवेश करना चाहता है तो उसको आप क्या टिप्स देंगे? ये देखिए, अब बोनस मिला है तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लोगों की कुछ ज़रूरतें पहले से ही सुनिश्चित हो जाती हैं कि हमें बोनस मिलेगा तो हम उसका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इसी को कहते हैं कि अगर आपको जो भी बोनस आया 50% आप उसको लमसम इन्वेस्टमेंट डेट फंड में डाल दीजिए और 50% को आप किसी अपने कोई भी आपका जो प्री डिसाइडेड गोल है या कोई भी आपको वस्तु खरीदनी है या कोई ट्रिप है या जो भी आपने उसका गोल निश्चित किया उसमें आप यूज़ कीजिए। और अगर आपको उस 50% पैसे को जो आपने डेट फंड में डाला उसकी आगे समझिए अगले 2 साल या 3 साल तक उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आपने एक बार लिक्विड में डाला और फिर वहाँ से आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वहाँ से इक्विटी में आप डालिए, ताकि उस पैसे पे एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इम्पैक्ट आपका आए और आपका जो प्रॉफिट है और इंटरेस्ट जो है और अक्यूमुलेट हो सके। अच्छा, अगर बोनस जैसी रकम जो है फंड में पैसे को आप डालिए फिर वहां से एसआईपी में डालिए। जी बिल्कुल, अगर बोनस जैसी रकम जो है किसी को मिलती है और वो लमसम अमाउंट जो है अगर निवेश करना चाहता है तो ऐसे में उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे जो है वो एक अच्छा सा प्लान बनाया जा सकता है जिससे उसको बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल पाए? जी देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट में वो डिपेंड करता है अगेन आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म गोल है। सो लॉन्ग टर्म जो गोल है वो हमेशा इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से ही पूरे होते हैं जहाँ तक हम मानते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल जो डेट फंड जो हैं जिसका भी गोल शॉर्ट टर्म है उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप लिक्विड या डेट फंड में डालिए। सो डेट फंड की रिटर्न इक्विटी फंड्स के रिटर्न से काफ़ी डिफरेंट होती है। डेट टर्म इज लाइक आपको 7 से 8% रिटर्न देते हैं वर्सेस इक्विटी जो है वो डिपेंड करता है, अगर आपका होराइजन काफ़ी लंबा है
सो एनीवेयर बिटवीन 12 to 20% आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसको 50% को आप डेट फंड में डालिए, जिससे कि आपका इमरजेंसी में अगर आपको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी हो सके। बैलेंस 50% को आप लिक्विड फंड के जरिए आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल सकते हैं, ताकि आपकी दोनों जो फंड की जो 50% जो रिस्क जो है वो एडजस्ट हो जाए। आपने एसटीपी का जिक्र किया। बहुत से दर्शक ऐसे भी होते हैं जो एसटीपी में के जरिए निवेश तो करना चाहते हैं पर उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा अच्छे से बता दीजिए कि एसटीपी के जरिए निवेश करने का आखिरकार मंत्र क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले एक अच्छा लिक्विड फंड सिलेक्ट कीजिए, फिर लिक्विड फंड के हिसाब से हम ये एडवाइस ये करते हैं, अगर नया इन्वेस्टर है तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले जो कि उनके किसी फंड को अच्छे लिक्विड फंड में पहले पार्क करेगा। उसके बाद उनका जो लॉन्ग टर्म गोल है इन्वेस्टर का वो समझेगा, उस लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से वो अच्छे से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इक्विटी फंड जो है वो आपका रिकमेंड करेगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वो फंड को समझ के और आपने वो इंस्ट्रक्शन देनी है, बाकी का काम सब ऑटोमेटिक होगा। सो लिक्विड फंड में आपका सिस्टमेटिक प्लान आपने आपके इंस्ट्रक्शन पे ऑटोमेटिकली हर महीने आपके लिक्विड फंड से डिडक्ट होता जाएगा, और आप उसको जैसे जैसे आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जाएगा तो आप वो स्टेटमेंट के जरिए आप देख सकते हैं कि इक्विटी फंड की इन्वेस्टमेंट आपकी कैसी परफॉर्म कर रही है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के अपने फंड्स सिलेक्शन को, उस स्ट्रेटजी को अच्छे से आप बनाएं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एकमुश्त निवेश या फिर एसआईपी है आपके लिए एक बेहतर जरिया और इनमें से कौन सा रास्ता चुनकर आप बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ ब्रिजेश परनामी जी जुड़े हुए हैं जो आपके तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ उड़ीसा से बापी जुड़े हैं। बापी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैं आपका मनी गुरु सीरियल जो आपका शो बहुत टाइम देखी हूँ, काफी टाइम देखी हूँ। इसके देखने में काफी जो म्यूचुअल फंड दो स्कीम जो चूज किया आपको भेजे हैं मेरा मेल के हिसाब से। जी जी। तो एक्चुअली ऐसा है, मैं काफी पुराना 2007-8 से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जैसे 2007-8 में शुरू कर रहा हूँ, लेकिन बीच में मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मैं इसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए मैं इसको बंद कर दिया था। लेकिन अभी फिर 6-7 मंथ पहले फिर मैं एक चूज किया हूँ। मैम ये जो भेजा था मैं एक्चुअली मेरा एक स्मॉल मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। मेरा जो एक्चुअली हर महीना में 4,000 का रुपीज मेरा चाहिए, एक्चुअली मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ जी। तो आफ्टर मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म 7 to 8 years तक मेरा बेटा की पढ़ाई के लिए। एक्चुअली मैं 7 to 8 years के बाद 5 to 6 लाख मेरे को चाहिए। तो इसके लिए जो पोर्टफोलियो में भेजा है, थोड़ा इसको रिव्यू करेंगे मैम, ये सही है कुछ गलत किए। बट मैम मेरा 3 क्वेश्चन है। जो आपका शो देख के बीच में जो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट किया था तो उसको मैं एसआईपी स्टॉप करके आपका मेरा एसेट इंडिया इक्विटी में अभी थोड़ा एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आपका शो मुझे जो राठी सर मेरे एक बार में देखा था, वो सर बोले थे तो जो मोतीलाल में थोड़ा स्टॉक कम है, 35 का स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए मैं इसको बंद करके मेरा ही एसेट इंडिया इक्विटी में, जैसे आपका नीलेश सुराना जो फंड मैनेजर है, बहुत अच्छा फंड मैनेजर है, इससे मैं स्टार्ट कर रहा था। और अभी ये सही है और नहीं है। और मैम एक बात है, मैं चाहता हूँ जो HDFC मेडिका तो अपॉर्चुनिटी फंड में जैसा मेरे के प्योर वैल्यू में है 1,000 रुपये का है, तो और मैं 500 का डालता हूँ। मैं सोचता हूँ HDFC अपॉर्चुनिटी फंड में डालता हूँ और ये सही रहेगा। और दूसरा बात है जो ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप है, ये जो लार्ज स्कीम दोनों है, ब्लू चिप दोनों है, इसमें तो अभी अच्छा परफॉर्म आ रहा है। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा या बंद करूंगा, थोड़ा इसको रिवाइज करके मैम प्लीज बता देंगे। ब्रजेश जी, ये जो है अपने पोर्टफोलियो पर राय भी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 4,000 रुपए की महीने की एसआईपी जो है करते हैं और इनके पोर्टफोलियो में 6 फंड जो है वो ऐड हुए पड़े हैं। तो क्या आप इन्हें सलाह देंगे कि किन फंड्स के साथ बने रहना चाहिए? जी, काफ़ी सवाल हैं इनके, लेकिन मैंने इनका पोर्टफोलियो रिव्यू किया है। तो पोर्टफोलियो का जो इनका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मल्टी कैप में करीबन इनका 44% है, लार्ज कैप में 33% है और मिड और स्मॉल में 22% है, जो कि इनकी
एज और जो इनकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट दिखता है मेरे को। सो कंसिडरिंग ये 60 साल इन्होंने जैसे बोला कि बच्चे की पढ़ाई के लिए 5-7 साल बाद चाहिए और 60 साल बाद ये रिटायर होंगे, तो इनके पास करीबन अभी 19 साल हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 5 से 7 साल का होराइजन ना लें। हालांकि वो इनका 5 से 6 लाख का जो ये इन्वेस्टमेंट जो इनका गोल वो तो आराम से अचीव हो ही जाएगा, लेकिन मैं इनको रिकमेंड ये करूँगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे जब तक ये रिटायर नहीं होते हैं तब तक ये कंटिन्यू ज़रूर करें। तो इनकी जो फंड सिलेक्शन जो है वो जो इन्होंने जो बेसिकली एक मेरा एसेट इंडिया जो पूछा था कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल भी मल्टी कैप फंड है, उसको भी कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। तो जो मैं समझता हूँ इनके जो लार्ज फंड्स लाइक जैसे SBI ब्लू चिप है, मिड एंड स्मॉल में ABSL प्योर वैल्यू है, लार्ज में फिर से कोटक सिलेक्ट है, और मल्टी कैप में 2 फंड है इनके MOSL मल्टी कैप और मेरा एसेट इंडिया, और लार्ज में एक और ICICI प्रू। सो टोटल करीबन 4500 का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। उसको अगर ये 19 साल जितना जब तक इनका रिटायरमेंट का एज ना आ जाए जब तक अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एवरेज ये 15 से 16% का रिटर्न ये पूरे पोर्टफोलियो पे जनरेट कर पाएंगे। और इनका टोटल कॉर्पस कंसिडरिंग दी सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर ये रखते हैं तो करीबन 70 लाख रुपए का ये टोटल कॉर्पस भी जनरेट कर पाएंगे। तो इनका पोर्टफोलियो ठीक है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें इनको ज़्यादा फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि होराइजन जो इन्वेस्टमेंट का है बढ़ाएं उसको। तो वापी जी उम्मीद करते हैं कि जो आपको सलाह चाहिए थी वो आपको मिल गई है, और उम्मीद यही है कि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लें। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूपेंद्र कुमार जुड़े हैं हमारे साथ। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम गुड इवनिंग, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछिए। मैम मेरी 2 डॉटर हैं, एक 8 इयर्स की, एक 5 इयर्स की है। मेरे को उनकी मैरिज के लिए आफ्टर 15 इयर्स 20 लाख रुपीज, और एजुकेशन के लिए मेरे को आफ्टर 10 इयर्स 10 लाख रुपीज चाहिए बड़ी डॉटर के लिए, और छोटी डॉटर के लिए मेरे को आफ्टर 20 इयर्स मेरे को 30 लाख, और 13 इयर्स आफ्टर मेरे को 20 लाख उसके एजुकेशन के लिए जी, और 1 CR मेरे को अपने रिटायरमेंट का प्लान तो आफ्टर 21 इयर्स। और मेरे जो फंड्स है कोटक सिलेक्ट डायरेक्ट 4000 पर मंथ चल रहा है मेरा 2018 से, मोतीलाल ओसवाल 35 डायरेक्ट 5000 2018 से चल रहा है। मेरा एसेट इमर्जिंग बिजनेस डायरेक्ट 1000 रुपीज 2017 से चल रहा है। LNT बिजनेस इमर्जिंग डायरेक्ट 1000 रुपीज 2017 से चल रहा है। बाकी मेरा PPF में भी 1000 रुपीज पर मंथ है, सुकन्या में 2000 है, एक LIC जीवन आनंद जिसका प्रीमियम 672 पर मंथ है। मेरे पास मैक्स लाइफ का टर्म प्लान भी है 50 लाख रुपीज का, और मेरे पास फैमिली फ्लोटर भी है 5 लाख का। और मेरे पास मेरे पास 3 फंड और थे जो मैंने अभी स्टॉप कर दिया, उनका मेरे को परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। मैंने आपके चैनल के थ्रू ही उनको स्टॉप किया, क्योंकि मैं आपके चैनल को एवरी डे मैं आपके चैनल को देखता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा डिसीजन ले लेता हूँ। मेरा जो स्टॉप मैंने फंड किया HDFC टॉप 200 डायरेक्ट, तो 2011 में चालू किया था, 2017 में मैंने इसको स्टॉप किया। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट 2011 में चालू किया था और 2017 में स्टॉप किया। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड 2016 में स्टार्ट किया था और 2017 में मैंने इसको स्टॉप कर दिया। जी तो मेरे को बिल्कुल अपनी बेटी के लिए और मेरे को अपने रिटायरमेंट के लिए मेरे को ये कॉर्पस मैंने ये तैयार किया था। जी। तो ब्रजेश जी इन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। अच्छा है कि इनके लक्ष्य जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कहाँ पे इन्हें कितना पैसा चाहिए, और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा हुआ है। हालांकि इनके पोर्टफोलियो में 7 फंड जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने PPF LIC में भी निवेश किया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस भी इनके पास है 5 लाख का, और टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि क्या इनका पोर्टफोलियो जो हालिया पोर्टफोलियो है वो ठीक है, और इसके साथ जो है आगे बढ़कर वो अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। जी, मैंने इनका पोर्टफोलियो स्टडी किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन को भी इम्पोर्टेंस दिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हर एक निवेशक को ये सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है, प्रोटेक्शन अपनी जगह है, सो दोनों को साथ साथ लेके आप जरूर चलें। इनका जो पोर्टफोलियो, इनके करीबन 4 गोल थे, और 4 गोल में इनका चाइल्ड एजुकेशन भी आते हैं। 2 बच्चियां हैं इनकी, तो दोनों के एजुकेशन और दोनों की मैरिज गोल, और रिटायरमेंट का इनका एक 5वां गोल है। तो जो इनकी पोर्टफोलियो जो ये टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ये पहले 15,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 2 SIP अपनी 4,000 रुपये की वो बंद कर दी बीच में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप
उन SIP को वापस चालू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम उनको स्विच करने की आपको सलाह देते हैं। जैसे आपकी एक SIP थी HDFC टॉप 200 फंड में 2000 की, उसको आप HDFC इक्विटी फंड में स्विच कर सकते हैं। और जो रिलायंस इक्विटी फंड में जो आपकी SIP थी, उसको आप ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी में स्विच कर सकते हैं। तो आपको जो फाइनल फंड मैपिंग जो आपके रिस्पेक्टिव गोल के हिसाब से वो ऐसा होगा कि चाइल्ड 1 जो है, आपकी जो फर्स्ट डॉटर है, उसका आपको जो एजुकेशन कॉर्पस 15 साल में चाहिए, तो उसके लिए आप 2000 रुपये की जो SIP है, मेरा एसेट इमर्जिंग फंड और LNT इमर्जिंग जो कि एग्जिस्टिंग SIP है आपकी, आप उसको कंटिन्यू करें 15 साल के लिए। हमारा मानना है कि करीबन 14 से 15% का रिटर्न वहाँ होगा और 10 लाख का कॉर्पस आपका जनरेट हो जाएगा। सेकेंड गोल जो एक चाइल्ड की मैरिज के लिए था, 20 lakhs इन 15 years टाइम। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग जो हमने जो SIP थी जो कि आपने बंद की, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप रीस्टार्ट कीजिए और स्विच कीजिए HDFC इक्विटी फंड और ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में 2-2 हज़ार रुपये ईच। थर्ड गोल आपका एजुकेशन कॉर्पस फॉर अदर डॉटर इन 15 years ऑफ 20 lakhs। आपकी जो एग्जिस्टिंग कोटक सिलेक्ट फोकस में जो SIP 4000 रुपये की चल रही है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चौथा गोल आपकी सेकंड चाइल्ड है, उसकी मैरिज का 30 lakhs इन 15 years। आप की जो एग्जिस्टिंग MOSL फोकस 35 में जो SIP चल रही है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। सो दिस शुड क्रिएट ए कॉर्पस ऑफ 30 lakhs विद एवरेज रिटर्न ऑफ अबाउट 14%। रही बात आपने जो बीच में एक रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ की बात की है, तो आप कोई भी लॉन्ग टर्म लार्ज कैप में आप करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये की SIP आपको आज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी एज अभी 37 है, तो यू हैव अनदर 23 years टू इन्वेस्ट। सो कोई भी अच्छा लार्ज कैप आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ब्लू चिप या HDFC इक्विटी फंड में आप चालू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं भूपेंद्र जी, आपको जो सलाह चाहिए थी वो आपको ब्रिजेश जी ने दे दी है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर CM मौर्य जुड़े हैं गाजीपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं गाजीपुर से बोल रहा हूँ मैम। मैं एक वेटनरी ऑफिसर हूँ जी यूपी गवर्नमेंट में, और 65,000 पर मंथ के क्या था मेरी सैलरी है। तो मैम मैंने ईमेल भी किया था, शायद आपको मिला भी हो। जी, आपका मेल मिला हुआ है, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं मतलब ये मेरा पोर्टफोलियो जरा एक बार आप रिव्यू कर दें सर के द्वारा। और मैं बस मेरा ये है कि मैम ये क्या मेरा जो पोर्टफोलियो है ये अभी ठीक है या इसमें कोई करेक्शन की जरूरत है। और मैम मैं एक लार्ज कैप फंड जो है तलाश कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी 8,000 की SIP और बढ़ा सकूँ जी। और गोल के हिसाब से मुझे किन किन फंड में कितना कितना पैसा रखना चाहिए। और मेरे पास टर्म इंश्योरेंस भी है 1 करोड़ का, और हेल्थ इंश्योरेंस भी 5 लाख का, मैडम मेरी पत्नी का और मेरा आपका। जी, बहुत अच्छी बात है कि ब्रिजेश जी, इनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस भी है, टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, उसके अलावा ये एक 8,000 रुपए की और SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए एक लार्ज कैप फंड पर जो आपकी राय चाहते हैं। जी, इनका पोर्टफोलियो भी मैंने देखा, इनका काफ़ी स्टेबल पोर्टफोलियो, और अगेन इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन को इम्पोर्टेंस दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो डॉक्टर मौर्य, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपके पास 3 इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, बड़ी अच्छी बात है। फंड सिलेक्शन भी ठीक है, और जैसे कि आपके गोल अचीव करने में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए। आप करीबन अभी 22,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे 10,000 रुपये आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, और करीबन 12,500 रुपये मैंने देखा कि आप NPS में निवेश कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए, विच इज़ वेरी गुड। बट जो आपका गोल है, जैसे आपको 1 करोड़ कॉर्पस आपके होम बाइंग के लिए चाहिए, और बाकी आपने जैसे बताया कि आपको आपके बच्चियों के एजुकेशन के लिए और उनके मैरिजेस के लिए चाहिए, तो ये थोड़ा सा एडिक्वेट नहीं है। तो उसमें आपको करीबन 8,000 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आप हमसे लार्ज कैप का आप एडवाइस मांग रहे हैं। तो मैं आपका गोल वाइज जो फंड मैपिंग जो मेरे हिसाब से है, वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट गोल जो आपका चाइल्ड एजुकेशन का है, उसमें आपको 30 lakhs 18 years में जनरेट करना है, तो आपको 4,000 रुपये का निवेश आज के हिसाब से करना चाहिए। लार्ज कैप फंड जो कि आपका एग्जिस्टिंग फंड है, कोटक सिलेक्ट फोकस, ठीक है। तो 14% कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, मैं ये समझता हूँ कि 18 साल का है, तो करीबन 39 to 40 lakhs का आपका कॉर्पस जनरेट होगा। सेकेंड चाइल्ड एजुकेशन का जो गोल है, उसमें आपको 50 lakhs इन 23 years चाहिए। सो यू शुड इन्वेस्ट 2,500। तो आपका जो एग्जिस्टिंग ABSL टैक्स रिलीफ 96 मल्टी कैप में जो
इन्वेस्टमेंट है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मल्टी कैप फंड है, सो कंसिडरिंग इन्फ्लेशन 16% आपको रिटर्न इसमें चाहिए, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ 70 लाख यहाँ तक आपका इसमें आपका कॉर्पस बनना चाहिए। थर्ड जो आपका गोल है होम का, जिसमें आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए, सो इसमें करीबन 12,000 रुपए की आपको SIP करनी पड़ेगी। तो अभी आप इसमें कुछ 3,500 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो फर्दर 8,000 रुपये, 8 से 8,500 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। लार्ज कैप फंड में 2 सजेस्ट करूंगा आपको, एक ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी और एक ICICI ब्लू चिप। इसमें आप 4,000 या 4,500 या 4,000 रुपये रिस्पेक्टिवली आप 15 साल के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। तो हम उम्मीद लगाते हैं 15 साल में आपका 16% के हिसाब से करीबन 60 लाख रुपए इन दोनों फंड्स को मिला के जनरेट होगा। और आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है मिड एंड स्मॉल कैटेगरी के 3 फंड जो फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज, IDFC, स्टर्लिंग इक्विटी और L&T इमर्जिंग बिजनेस में आपका 3,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट जाता है, तो 18 से 19% का अगर हम रिटर्न वहाँ पे भी पकड़े तो आपका करीबन 30 लाख रुपीस, अराउंड 35 to 40 लाख रुपीस जनरेट होगा। सो 60 और 40 मिला के 1 करोड़ का आपका गोल वहाँ पे पूरा होना चाहिए। इसके अलावा आपने रिटायरमेंट कॉर्पस की बात की, जो कि आपका NPS में जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और आप लाइफ इंश्योरेंस में 71,000 रुपीज एनुअली जो निवेश कर रहे हैं, आई थिंक ये 2 इन्वेस्टमेंट से आपका 1 करोड़ का 4 करोड़ का जो कॉर्पस जो आपने गोल बनाया है उससे पूरा होना चाहिए। लाइक NPS 12,500 पर मंथ आप डाल रहे हैं, हम रिटर्न 12.5% की पकड़ते हैं, तो करीबन 3.5 करोड़ 3.4 to 3.5 करोड़ आप वहाँ जनरेट करेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम देखें, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन भी है और इन्वेस्टमेंट दोनों है, तो उसमें रिटर्न आप कम उम्मीद लगा के चलिए, अराउंड 8%, 8.5% रिटर्न आप उम्मीद लगा सकते हैं। तो 60 से 65 लाख रुपए का कॉर्पस आप वहाँ से जनरेट करेंगे, तो उससे आपका टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस 4 करोड़ का बनना चाहिए। और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ महाराष्ट्र से पुनीत जुड़े हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा था जी। तो करते करते मेरे पास 8 फंड हो गए हैं। जी जी। और जिसमें बहुत सारे कैटेगरी भी चेंज हुए हैं जी। तो मुझे जानना है कि जो मैं फंड लिया हूँ वो ठीक है कि नहीं, और मुझे घर और चाइल्ड एजुकेशन के लिए मेरे को पैसे चाहिए था। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो 1 करोड़ मैं सोचा हूँ कि चाइल्ड एजुकेशन में 20 साल बाद जरूरत पड़ेगी जी। तो उसके लिए मुझे निवेश थोड़ा बताएं किस तरह मैं करूं तो मुझे। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी आपको राय देंगे, क्या आपकी राय रहेगी पुनीत के लिए? जी, इनका पोर्टफोलियो मैंने देखा, इनका जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, अगर ये उसको प्रॉपरली अपने गोल के साथ मैप करेंगे तो आई थिंक वो एडिक्वेट होगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे इनका जो फर्स्ट गोल है इनकी चाइल्ड एजुकेशन का, उसमें 1 करोड़ 18 साल बाद इनको चाहिए, तो इन्होंने 4,500 रुपये, 2,500 और 2,000 रिस्पेक्टिवली HDFC प्रूडेंस और HDFC बैलेंस फंड। सो अब इसमें इन्होंने सही बोला कि कैटेगरी चेंज हो गई है, बट कैटेगरी चेंज होने के बावजूद भी वो कैटेगरीज ठीक है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ ये 14% का रिटर्न वहाँ से उम्मीद लगा सकते हैं, तो इससे उनका 48 to 50 लाख वहाँ से जनरेट होगा। और इनकी एक DSP ब्लैक रॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो उसमें करीबन 1,500 रुपये ये निवेश कर रहे हैं पर मंथ, तो उसमें जहाँ तक हम उम्मीद लगाते हैं 17 से 18% का रिटर्न आएगा, तो उसमें भी 24 लाख रुपए उम्मीद लगा सकते हैं। और एक लास्ट इनका लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है SBI ब्लू चिप, 2,000 रुपये निवेश उसमें कर रहे हैं, तो उसमें भी 16% के हिसाब से 28 लाख। तो टोटल जो ये चाइल्ड एजुकेशन का गोल, उसमें ये 4 जो SIP इनकी चल रहे हैं, इसको मैप करेंगे तो 1 करोड़ का कॉर्पस वहाँ से जनरेट होना चाहिए। सेकंड गोल इनका 30 लाख इन 10 ईयर्स फॉर बाइंग द होम है, उसमें भी इनकी करीबन 4 बैलेंस 4, सो टोटल 8 में से बैलेंस 4 जो SIP ये चल रहे हैं उसको मैप करें। SBI मैग्नम मैं देखता हूँ मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, 2,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 18% का रिटर्न बनना चाहिए, तो उसमें बनेगा। और रिलायंस टॉप 200, ABSL इंडिया अपॉर्चुनिटी और MOSL मल्टी कैप, ये लार्ज और मिड एंड स्मॉल कैटेगरी मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे इनका 18% के हिसाब से रफली 30 लाख तक का कॉर्पस जनरेट होना चाहिए।
तो आप अपने निवेश जो है जारी रखें और उम्मीद यही करते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को जो है आसानी से हासिल कर लेंगे। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी टिप्स देने के लिए, कैसे कि बेहतर वो रिटर्न जो है हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने भी अब तक निवेश की शुरुआत नहीं की है तो SIP के जरिए या फिर लमसम के जरिए, लेकिन निवेश जरूर करिए ताकि आप अपने बेहतर कल की नींव रख सके। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।